हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मैं अच्छे से और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। स्टेप वाइज इस वीडियो को लेकर चलते हैं। इटली में जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी होती है रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। तो हम इस वीडियो में रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। और रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है वो आपके स्पॉन्सर के इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर और उस बेसिस पर आपको मिलती है। उस इकोनॉमिक कंडीशन को कहते हैं ईजे वैल्यू, ISEE, ईजे वैल्यू पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। क्या है? फॉर एग्जांपल, आपके कोई स्पॉन्सर हैं या मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे फादर हैं, तो उनकी पूरे साल की सैलरी, वो जॉब करते हैं तो पूरे साल उनकी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल, उनकी पूरे साल की जितनी भी सैलरी है उसको जब आप FBR से या कोई भी कंसर्न जो है उनका डिपार्टमेंट है वहाँ से बनवाते हैं जो इनकम डॉक्यूमेंट, तो वो हर स्कॉलरशिप, हर रीजन की जो लिमिट होती है उससे कम है तो आपको स्कॉलरशिप लाजमी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एर्गो, ये एमिलिया रोमेनिया वाला जो रीजन है यहाँ पर एर्गो स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर एर्गो में पिछले साल ये 24,000 की लिमिट थी। अगर आपकी स्कॉलरशिप, आपके स्पॉन्सर की इनकम जो है पूरे साल की 24,000 यूरो से कम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन पूछने से पहले प्लीज़ ये सुन लें गौर से कि स्कॉलरशिप जो है वो आपकी CGPA पर नहीं मिलती। भले आपकी 4 में से 4 GPA हो तो उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर ये इस इकोनॉमिक जो है, ये जो भी है जो मैंने अभी आपको बताया, इस पर आप पूरा उतरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पहला स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट्स का स्टेप है। आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होता है। तो सबसे पहले जो इनकी एक PDF फाइल होती है, मतलब जो भी रीजन है आपका, आप उनकी वेबसाइट पर चेक करें। जब स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं तो वहाँ एक प्रॉपर PDF फाइल अपलोड होती है जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में वहाँ लिखी होती है। तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं जो है वो एर्गो स्कॉलरशिप को डिस्कस कर रहा हूँ। ये एमिलिया रोमेनिया जो रीजन में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अबाउट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और फिर उनका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनेगा। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये बनता है FBR से, और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट किसी तहसीलदार से या इसके आसपास कहीं से बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से या कहीं से बन जाता है। पहला डॉक्यूमेंट जो था वो आपका इनकम डॉक्यूमेंट था और दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से आपका बन जाता है और आप इसको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका विदिन 2 to 3 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स में बन के आपको मिल जाता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं इंक्लूड करता चलूँ कि आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप उसमें ये लाइन ऐड करा लें कि ये बंदा है, फॉर एग्जांपल आपका स्पॉन्सर है, इस बंदे की कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जो एरिया होता है या रीजन होता है वो टैक्स जोन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मेरा एरिया जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, वो टैक्स रीजन नहीं है, वहाँ टैक्स फ्री जोन है। तो मैंने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट बनवा लिया था। उस डॉक्यूमेंट में मैंने ये जो है, मेरे स्पॉन्सर की जॉब भी वहीं थी, तो मैंने उसमें ये लिखवा दिया था, उनकी सैलरी स्लिप शो कराई और फिर उसको पूरे साल में कन्वर्ट किया। तो उसमें ये लिखवाया कि मेरे जो फादर हैं, मेरे स्पॉन्सर, उनकी सैलरी ये है, वो ये जॉब करते हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया तो 4, 5, 6, 7 हज़ार जितने भी यूरोज बनते थे वो लिखवा लिया और उसके साथ ये इंक्लूड करा दिया कि इस पर्सन का कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर मुझे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैंने FRC बनवाया और उसके साथ ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, दैट्स इट। जब आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, आप इनको पहले मोफा से वेरीफाई कराएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इनकम डॉक्यूमेंट भी, आपका FRC भी। जब ये दोनों वहाँ से अटेस्ट वेरीफाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने इनकी ट्रांसलेशन करानी है। ट्रांसलेशन कहाँ से करानी है? ट्रांसलेशन यहाँ पर जो है इटली में एम्बेसी ऑफ रोम, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रोम, या कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान में कॉन्सुलेट है और रोम में एम्बेसी है। यहाँ से ट्रांसलेट होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स।
फिर वहाँ से ट्रांसलेट कराने के बाद आपको इनको लीगलाइज़ कराना है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स अगर लीगलाइज हो जाएं तो वो इटालियन मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में सबमिट हो सकते हैं, वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे, जिसको कहते हैं परफातूरा, परफेक्चूरा ऐसा कुछ लिखा जाता है और हम परफातूरा कहते हैं। तो अगर परफातूरा हो गया तो समझो कि आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो गए हैं। उसके बाद आपने उनको स्कैन करना है और स्कॉलरशिप की डेट एंड होने से पहले पहले उसको आपने वहाँ पर अपलोड करना है स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। दूसरा स्टेप जो है वो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। इस साल जो है वो स्कॉलरशिप बढ़ा के 7,000 यूरो कर दी है, मतलब आपको मिलेगी 7,000 यूरोज़। अब 7,000 यूरोज़ ऐसा नहीं है कि आप इटली आएंगे तो वो आपको पकड़ा देंगे, ये लो भाई आपके 7,000 यूरोज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस 7,000 यूरोज़ में आपके अकोमोडेशन के पैसे भी इंक्लूड होते हैं और आपके जो बाकी एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। अब वो किस तरह, अब जैसा कि मुझे एर्गो की अकोमोडेशन नहीं मिली तो मतलब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 2800 यूरो मिलेंगे या 2900 यूरो मिलेंगे। बाकी के 4,000 यूरोज़ कहाँ गए। जब मैं इटली पहुँचूँगा तो यहाँ पर किसी घर में रहूँगा तो मैं उस घर का जो मालिक है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊँगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाकर एर्गो की वेबसाइट पर जो उनका पोर्टल होता है मैं वहाँ अपलोड करूँगा। अगर मैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर देता हूँ लास्ट डेट से पहले तो फिर मुझे उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी इंस्टॉलमेंट में। अगर नहीं करता तो मिलेगी तो तब भी इंस्टॉलमेंट में। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अपलोड ना करूं तो मुझे जस्ट 2800-2900 यूरो मिलेंगे और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करूंगा तो मुझे पूरे 7,000 यूरो मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो एर्गो की या फिर कोई भी किसी भी रीजन की स्कॉलरशिप है वो उनके अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो रहते हैं स्कॉलरशिप की ही अकोमोडेशन में और उनको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं, कोई अलग से पैसे नहीं मिलते हैं। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको मिलते किस तरह है, तो मुख्तलिफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स पर आपको मिलती है। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट पर आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है। जो पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है वो मिलती है आपको कोई क्रिसमस तक, 25 दिसंबर या 23 दिसंबर तक मिल जाती है। और वो होती कितनी है, जो आपकी टोटल जो है ओवरऑल स्कॉलरशिप अमाउंट उसका 50% आपको मिल जाता है और वो 0 क्रेडिट्स पर मिल जाता है। 0 क्रेडिट्स का क्या मतलब, अब जब यहाँ पर आते हो आप एग्ज़ाम्स पास करते हो तो एक सब्जेक्ट जो है वो क्रेडिट आवर्स का होता है। कोई सब्जेक्ट जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, कोई सब्जेक्ट जो है 5 के होते हैं, कोई जो है 9 का होता है, इसी तरह क्रेडिट आवर्स के होते हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलती है वो 0 क्रेडिट आवर्स पे मिलती है। मतलब उसकी कोई शर्त नहीं है कि आप इतने एग्ज़ाम पास करो तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो मतलब जब तक एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के तब तक आपने अपने खर्चे भी चलाने, तो ये इस तरह मिलती है। और उसके बाद जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलती है मार्च तक मतलब मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको मिल जाती है। तो वो कैसे मिलती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको 9 क्रेडिट्स हर हाल में सबमिट कराने हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक एग्ज़ाम 9 क्रेडिट का है, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको 9 क्रेडिट मिल गए। आपके 2 एग्ज़ाम आप देते हो, एक 6 का है, एक 6 का है, 12 हो गए, तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। अब आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो आपके क्रेडिट्स होते हैं वो क्रेडिट्स आप 28 फरवरी तक आपने सबमिट करा देने हैं। जैसा कि आज है कोई 26 तारीख है, 25 है, 25 है। तो मतलब कि मैंने 2 एग्ज़ाम दे चुका हूँ अब तक और मेरे 12 क्रेडिट हो चुके हैं। तो मतलब मेरे जो हैं क्रेडिट सबमिट हो गए हैं 28 से पहले। तो मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मुझे मिलेगी मार्च की फर्स्ट वीक में। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो 10% होती है। उसके बाद रह जाती है आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको जो है वो पूरे रिमेनिंग जो 40% होते हैं वो सारी अमाउंट जो एक साथ मिलती है। चिल करो, एंजॉय करो, मज़े करो। और फिर सेकेंड ईयर्स की स्कॉलरशिप आ जाती है। जब आप फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स जो हैं वो पास करते हैं और सेकंड ईयर की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ईयर आपका हो गया तो आपको सेकंड ईयर के लिए एर्गो के लिए या कोई भी स्कॉलरशिप के लिए फिर से अप्लाई करना है। तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने एलिजिबल होना है तो आपने 30 क्रेडिट्स पास करना है। अगर आपके 30 क्रेडिट्स नहीं हैं तो आप सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। आप 5-6 पेपर पास करें, 30 क्रेडिट्स सबमिट करें और सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएँ। अगला पॉइंट है कि आपने अप्लाई कब करना है, व्हेन टू अप्लाई। तो मैं लास्ट ईयर की डेट से आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनकी अकोमोडेशन में रहना है तो उसके लिए आप अलग से अप्लाई करोगे। फॉर्म तो सेम ही अप्लाई करोगे लेकिन उसमें ऑप्शन होता है कि आपको अकोमोडेशन के साथ चाहिए या विदाउट अकोमोडेशन चाहिए। तो विद अकोमोडेशन तो पिछले साल की जो डेट्स थी, एक आइडिया बता रहा हूँ, इस साल भी
तकरीबन यही डेट्स होंगी, अगर डिफरेंस हुआ तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। तो 4 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपके पास डेट थी, क्या हो गया इनको, तो आपके पास डेट थी कि आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं। तो इस दौरान अगर आप सबमिट कराते हैं तो आपको उनकी अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप 10 अगस्त से पहले फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो आप जो है अकोमोडेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकोमोडेशन नहीं चाहते और आपकी किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स लेट हो जाते हैं या आप लेट अप्लाई करते हैं तो उसकी डेट जो है वो 4 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक है। मतलब 1 सितंबर तक का मतलब ये है कि जब कॉल आती है प्रॉपर उसमें ये हेडिंग लिखी होती है कि स्कॉलरशिप एंड फ़ी एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आप 1 सितंबर से पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अप्लाई करेंगे तो जस्ट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी फ़ी एग्जेम्प्ट होगी। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर 7,000, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो वो अमाउंट मिलेगी आपको। एक और चीज़, लोग पूछते हैं कि फ़ी एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, फॉर्म फिल किया, सब ओके हो गया। अगर किसी वजह से आपको आधी स्कॉलरशिप मिलती है या किसी वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपकी फ़ीस फिर भी वेव है। मतलब आप इस डेट से पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ीस वेव है, आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फिर आता है इनका रिज़ल्ट कब आता है? तो इनकी भी लिस्ट लगती है, रैंकिंग कहते हैं। तो पिछले साल पहली लिस्ट जो लगी थी, फर्स्ट रैंकिंग, वो लगी थी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को ये फाइनल लिस्ट नहीं होती, क्या टेम्परेरी या प्री डेफिनेटिव इस तरह कोई कहते हैं इसको। तो 27 अक्टूबर को लिस्ट लग जाती है। इस लिस्ट में अगर नाम है आप लोगों का, जिसने अप्लाई किया है, तो मुबारक हो आप लोगों को, आपका नाम आ चुका है। और अगर किसी का नाम नहीं आया इस लिस्ट में किसी वजह से, तो फिर उसके बाद 15 या 20 दिन का उसके पास टाइम होता है कि वो अपील करे कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं या मुझे मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। तो फिर उनका रिप्लाई आता है, ये रीज़न है कि आपका नाम नहीं आया। तो फिर आपने उस रीज़न पर काम करना होता है। मैं अपना बताता हूँ, पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। अब उसकी ये वजह थी कि कोई बंदा मेरा जानने वाला नहीं था इटली में कि जो मेरे लिए अगस्त में ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराता या लीगलाइज़ कराता। तो मेरा वीज़ा लगा, मैं ख़ुद पहुंचा तो मैंने अपलोड कर दिए। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो मैंने पहले लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मतलब दूसरी लिस्ट लगने से पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज ट्रांसलेट करा के मैंने अपलोड कर दिए और फिर उनको मैंने अपील में लिखा कि ये वजह थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो फिर सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया। और सेकंड लिस्ट लगती कब है? और सेकंड लिस्ट जो होती है वो 1 दिसंबर को लगती है और ये फाइनल लिस्ट होती है। जिनका इस लिस्ट में नाम आया है मतलब उसको पैसे मिलेंगे, और जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं आया उसका मतलब पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक अदद साइकिल लेनी है, फिर डिलीवरी जॉब करनी है, जो बहुत ईजीली आपको मिल जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और फिर भी कुछ पूछना है या हम नहीं बता पाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने से पहले ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें ताकि फिर आप प्रॉपर क्वेश्चन कर सकें। वस्सलाम।